तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए हमें क्या करना होगा, अपने माइंड में एक कॉन्सेप्ट ये बैठाना होगा कि पृथ्वी किस तरीके से परिवर्तन करती है और किस तरीके से बनी है, ठीक ना। तो पृथ्वी हम मानते हैं कि सूर्य का ही एक भाग है। तो जब पृथ्वी सूर्य से अलग हुई, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, ठीक ना, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो पृथ्वी की सबसे पहले ऊपरी परत क्या हुई? सबसे पहले पृथ्वी की जो ऊपरी परत थी, ऊपरी परत ये क्या हुई? बहुत गर्म थी, पूरी पृथ्वी गर्म थी, लेकिन सबसे पहले ऊपरी परत क्या हो गई? ठंडी हुई, ठीक। पृथ्वी की ऊपरी परत के बाद इसका जो अंदर का भाग है आज भी वो क्या है? पूरी तरीके से गर्म है। स्वेस महोदय ने इस तरीके से पृथ्वी को 3 परतों में बांटा। जो धरातल है पृथ्वी का, स्वेस ने क्या किया? उसको 3 भागों में बांटा, ठीक। ऊपर वाले को उन्होंने क्या बोला? भूपर्पटी, ठीक, यानी कि सियाल, इसको सियाल बोला। सियाल क्यों बोला जाता है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को सियाल क्यों बोला जाता है? ठीक है, क्योंकि इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती है। क्या होता है? सिलिका और प्लस एल्यूमिनियम, ठीक ना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सियाल। सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, ठीक। जो दूसरी परत है ये वाली, इस परत का नाम क्या है? सीमा। इसमें सिलिका और धन मैग्नीशियम, सिलिका प्लस मैग्नीशियम की मात्रा क्या है? अधिक है। यह परत सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर के बनी हुई है, ठीक ना। सिलिका का मतलब क्या? बालू, रेत, ठीक है, क्लियर। तो ये चीज़, अब जो इसका तीसरी परत है जो इसकी, ये क्या है? निफे, ठीक, NI निफे। ये बनी है किससे? निकिल से और आयरन से। आयरन का अर्थ कि लोहा, ठीक ना। तो पृथ्वी की 3 परतें, सियाल, सीमा और निफे, ठीक। सियाल, सीमा और निफे, इन 3 परतों को क्रस्ट, मेंटल और कोर भी बोला जाता है। जैसे भूपर्पटी है तो ये क्या होता है? क्रस्ट। फिर दूसरी परत को क्या बोला जाता है? मेंटल। और तीसरी परत को क्या बोला जाता है? इसको कोर, ठीक है। क्रोड भी लिखा जाता है, कोर मतलब सबसे आउटर, ठीक है, क्रोड, ठीक ना, एक ही चीज़। बात समझ आ रही है? तो पृथ्वी की 3 परतें, क्रस्ट, मेंटल और कोर। या फिर अगर तत्वों की बात करेंगे कि क्या क्या तत्व है, किन तत्वों से मिल करके बना है, तो तत्वों के हिसाब से क्या होगा? सियाल, सीमा और निफे। सियाल में सबसे ज़्यादा क्या है? सियाल का मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम। सियाल देखो, Cl, तो सिलिका और एल्यूमिनियम, ठीक। उसके बाद सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक। और निफे, निकिल और आयरन। निकिल और आयरन जो है ये चुंबकीय गुण रखने वाले पदार्थ हैं, ठीक है। चुंबक निकिल से बनता है ना, जो कृत्रिम चुंबक होता है वो निकिल से ही बनाया जाता है। तो मैग्नेटिज्म है पृथ्वी के कोर में, मैग्नेट। बात समझ आ रही है ये चीज़, ठीक ना। अब सबसे ज़्यादा भाग जो घेरे है उसका नाम है क्या? मेंटल, ठीक है। पृथ्वी की अगर बोला जाए कि तीनों परतों में से, क्रस्ट, मेंटल और कोर में से सबसे ज़्यादा वजन या फिर सबसे ज़्यादा आयतन किसका है? तो मेंटल का है। सबसे ज़्यादा किसका है? मेंटल का। मेंटल का बहुत ज़्यादा है, ठीक। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक ना, ये चीज़। और जो पृथ्वी की त्रिज्या है, अगर भूपर्पटी से हम नीचे की तरफ आएँ तो ये होता है 6371 किलोमीटर। 6371 किलोमीटर जो पृथ्वी की त्रिज्या है,
ठीक, ये क्या है 6371, मतलब धरातल से यहाँ से जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ से अगर हम 6371 किलोमीटर नीचे जाएं, गड्ढा खोद करके अगर हम जा पाएँ तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? पृथ्वी के केंद्र में पहुँच जाएंगे, कोर में पहुँच जाएंगे। बिल्कुल बात समझ आ रही है। और जो क्रस्ट मेंटल कोर हैं इनको भी अलग अलग परतों में डिवाइड किया गया है। जैसे जो कुछ डिसकंटिन्यूटी है, इसी डिसकंटिन्यूटी को सुयश महोदय नहीं बता पाए। इस डिसकंटिन्यूटी को क्या किए? सुयश महोदय नहीं बता पाए। इन्होंने सिर्फ ऐसे सियाल सीमा निफे बता दिया। तो ये बोला गया कि ये बताइए कि जैसे जब कोई भी परत अलग होगी तो अचानक से तो वो अलग हो नहीं जाएगी, ठीक ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जब समुद्र किसी महाद्वीप से मिलता है तो अचानक से महाद्वीप बहुत ऊंचा ऊंचा थोड़ी हो जाता है ज़मीन। समुद्र का जो पानी होता है लास्ट में, जो जिसको बीच बोलते हैं, बीचेज होते हैं ना, पानी बहुत कम होता है, फिर गहराई ऐसे बढ़ती चली जाती है। तो एक बीच में हुआ ना जिसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं, ठीक। तो उसी तरीके से क्या है, विद्वानों ने कहा कि अचानक से तो अलग हो नहीं जाएंगे, तो फिर इसको अलग अलग भागों में बांटा गया, ठीक है। तो क्रस्ट का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है वो होता है ऊपरी क्रस्ट, और फिर निचला क्रस्ट। उस तरीके से मेंटल में ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। उसी तरीके से कोर में आउटर कोर और इनर कोर। अगर ये कहा जाए कि ज्वालामुखी क्रिया जो होती है, जो मैग्मा वगैरह निकलते हैं, है ना, मैग्मा ऊपर आके लावा के रूप में निकलता है ना, वो धरातल से कितनी गहराई से आता है? तो वो जो है धरातल से 100 किलोमीटर की गहराई से आता है। किस गहराई से आता है? 100 किमी की गहराई से आता है। इसका मतलब धरातल से 100 किलोमीटर नीचे सभी परतें क्या हैं? मतलब सब कुछ गलित अवस्था में है, जिसको हम एथनोस्फेयर बोलते हैं। क्या है वो? गलित अवस्था में है। बात समझ आ रही है। धरातल से यहाँ से अगर ऊपर से हम 100 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो वहाँ पे क्या मिलेगा हमें? सब पिघला हुआ मिलेगा, जिसको प्लास्टिक दुर्बल मंडल कहते हैं, ठीक ना। वो सब क्या होगा? पिघला हुआ है 100 किलोमीटर। ये मत समझिए कोर भी क्या है, कोर पिघला है। कोर क्या है? पिघला है, ये भी पिघला है, गलित अवस्था में, लेकिन यहाँ से पिघलना वो स्टार्ट होता है। उसमें भी जो इनर कोर है वो ठोस अवस्था में है। जो सबसे बीच का जो इनर कोर है, इनर कोर क्या है? इनर कोर ये ठोस अवस्था में, ठीक ना। इनर कोर ठोस अवस्था में है, पिघला हुआ अवस्था में नहीं है। क्लियर? क्यों ठोस अवस्था में है? देखो, जब पृथ्वी का पूरा द्रव्यमान एक ही बिंदु पर क्या हो रहा है? पड़ रहा है, इतना ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, तो अब ऐसा मत समझो कि उसका टेम्परेचर कम है तो ठोस हो गया। टेम्परेचर कम नहीं है, टेम्परेचर उतना ही है। उसी टेम्परेचर पर वो क्या हो गया है? ठोस हो गया है, इतना ज़्यादा प्रेशर की वजह से, दबाव की वजह से। बात समझ आ रही ना। और पृथ्वी के धरातल का घनत्व तो सबसे कम होता है, और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं घनत्व तो भी इसका बढ़ता चला जाता है, ठीक। जैसे सबसे ऊपरी भूपर्पटी का घनत्व तो 2.9 है, ठीक ना। और जब कोर में आप जाएंगे तो कोर का घनत्व तो कितना हो जाएगा? लगभग 13 से 14 हो जाता है। बात समझ आ रही? जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे घनत्व तो इसका बढ़ता चला जाएगा। तो जितने भी ज्वालामुखी हैं, ज्वालामुखी में से जो लावा वगैरह निकलते हैं वो सब पृथ्वी के धरातल से 100 किलोमीटर से ही निकलते हैं। 100 से 200 किलोमीटर की जो पेटी है वो क्या है? गलित अवस्था में है। बात समझ में आया? ठीक, ये चीज़। अब इसको थोड़ा सा और हम लोग क्या करेंगे, अच्छे तरीके से देखते हैं दूसरे डायग्राम से। देखिए, एक हम बनाते हैं डायग्राम। क्या बनाएंगे? डायग्राम इस तरीके का, ठीक। समझ लीजिए कि अब पृथ्वी का जो धरातल है, जो पृथ्वी की जो अंदर का मटेरियल है, उसका एक अनुप्रस्थ काट है। क्या है? अनुप्रस्थ काट है। तो इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले ये क्या होगा? भूपर्पटी या ऊपरी क्रस्ट। उसके बाद ये क्या होगा? निचला क्रस्ट, ठीक। फिर निचला क्रस्ट, और ये होगा क्या? ऊपरी मेंटल, और ये होगा निचला मेंटल, ठीक। ऐसे इसको बना, थोड़ा सा और बड़ा करते। ये है निचला मेंटल, फिर ये आउटर कोर और ये इनर कोर, ठीक। इसका नाम लिख लेते हैं।
ये है क्या, ऊपरी क्रस्ट। ये क्या है, निचला क्रस्ट। ये क्या है, ऊपरी मेंटल। ये क्या है, निचला मेंटल। ठीक, उसके बाद ये क्या है, बाहरी कोर। ठीक, आउटर कोर। और ये क्या है, आंतरिक कोर। ठीक ना, इनर कोर। जब ये परतों को डिवाइड किया गया तो बहुत से विद्वानों ने क्या किया, इन परतों के बीच में उस लेयर को खोजा। ठीक है, जो लेयर इन दोनों में क्या है, कॉमन है। बात समझ आ रही है? तो इसमें ये जो ऊपरी मेंटल, ठीक ना, और मेंटल करें, सॉरी, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट के बीच, ये जो ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट के बीच का जो भाग है उसको क्या बोलते हैं, कोनार्ड असंबद्धता। ठीक, उसके बाद निचला क्रस्ट ये हो गया, और ये ऊपरी मेंटल। निचला क्रस्ट और ये ऊपरी मेंटल, ये जो असंबद्धता बोली जाती है ये है क्या, मोहो असंबद्धता। ठीक, अब ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, ठीक, ये जो ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, ये जो असंबद्धता है, ये असंबद्धता क्या है, रेपेटी असंबद्धता। असंबद्धता। ठीक, अब निचला मेंटल और बाहरी कोर, इसके बीच में जो लेयर पाई जाती है, जो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, इस डिसकंटिन्यूटी को क्या बोलते हैं, गुटेनबर्ग या विचर्ट असंबद्धता। असंबद्धता। ठीक, उसके बाद बाहरी कोर, आउटर कोर और इनर कोर, इसके बीच जो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है इसको क्या बोलते हैं, लेहमान असंबद्धता। लेहमान असंबद्धता। बात समझ आ रही? देखिए, ये जो बाहरी कोर है, ठीक ना, आउटर कोर, आउटर कोर जो है ये पिघला हुआ अवस्था में है। किस अवस्था में है, पिघली अवस्था में, द्रवित अवस्था में है। इनर कोर ठोस अवस्था में है। और जो निचला ऊपरी मेंटल का जो ऊपरा भाग है ये वाला, इस डिसकंटिन्यूटी के बाद, ठीक, ये भी क्या है, पिघला हुआ अवस्था में है। बात समझ में आ रही है? ऊपरी क्रस्ट की जो औसत मोटाई है, ऊपरी क्रस्ट की औसत मोटाई, ये मोटाई कितनी है, 33 किलोमीटर। औसत मोटाई, औसत एवरेज है। अगर महाद्वीपों की बात करेंगे, ठीक ना, कि महाद्वीप के नीचे जैसे ज़मीन है, हम लोग खड़े हैं, यहाँ से कितने किलोमीटर नीचे तक क्रस्ट हमें मिलेगा, तो वह है 40 किलोमीटर तक। ठीक, किसमें, महाद्वीप। और महासागरों में महासागरों के नीचे कितना है, 5 से 10 किलोमीटर। जो महासागर की जो पेंदी होती है, जो बॉटम है, उससे 5 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो क्रस्ट खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? बोलिए, ठीक ना? हाँ, 5 से 10 किलोमीटर। पानी पूरा भरा है ना, कम पानी भरने की वजह से कम नहीं है, जैसे वो नीचे है, ठीक है, और ऊपर क्या है, महाद्वीपों के ऊपर पहाड़ है,
मलबा है, गाद है, रेत है, सब कुछ है ना। तो इसलिए महाद्वीपों की मोटाई कितनी है क्रस्ट की? 40 किलोमीटर। और महासागरों के जब तली में जाएंगे तो वहाँ से कितना है? 50 किलोमीटर। बात समझ में आ रही है? ठीक। और एवरेज मोटाई कितनी है? अगर पूरा एवरेज महाद्वीप महासागर नहीं बताना है, सब एवरेज बताना है तो 33 किलोमीटर। हाँ, दोनों एवरेज। ठीक। अब यहाँ से, ठीक ना, जो ऊपरी मेंटल है और जो निचला मेंटल है, यहाँ तक कितना है? ये 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर तक क्या पाया जाता है? मेंटल पाई जाती है। 40 या 33 किलोमीटर तक क्रस्ट, फिर उसके बाद जब 100 पे आते हैं तो यहाँ से मेंटल पहले शुरू हो जाता है, फिर ये गलित अवस्था में मिलता है 100 से 200 किलोमीटर तक। ठीक ना। तो अगर प्रश्न ये आए कि पृथ्वी के नीचे कितने किलोमीटर नीचे सभी पदार्थ गलित अवस्था में हैं, तो हम तो सोचेंगे कि भाई कोर में सब कुछ गल जाता है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर है। लेकिन ऐसा नहीं है। 100 किलोमीटर पर ही क्या है? ये गलित अवस्था में है। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे बाहरी कोर की। ये 5150 किलोमीटर तक क्या होता है? बाहरी कोर है, गलित अवस्था में है। और उसके बाद यहाँ से 6371 किलोमीटर तक ठोस अवस्था में है। इतना किलोमीटर तक का भाग। क्लियर? बात समझ में आ रही है? ठीक ना। ये चीज़ हो गया, बहुत आसान है। असंबद्धताएं एग्जाम में पूछ लेता है। असंबद्धताओं को क्या करना है? याद रखना है। याद करने का तरीका, सबसे क्या करिए कि पहले वाले का नाम आगे लिख लीजिए। क म रा, रे से रा लिखते हैं और गु और ल से ल, तो ये क्या हो जाएगा? कमरा गुल। अब इसे बना करके क्या करेंगे? हम याद कर सकते हैं, सबका क्रम से याद कर सकते हैं। अरे क्रस्ट मेंटल कोर आपको याद ही हो गया, तो क्रस्ट मेंटल कोर पर ये क्रम से एक एक रख देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक ना। जैसे क्या है? क्रस्ट है, तो ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट के बीच कोनराड असंबद्धता, फिर म है, तो अब क्या है? मेंटल आ गया। तो ऊपरी निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, देखिए दो चीज़ें ना। पहले ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट हो गया, फिर निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, फिर ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, फिर निचला मेंटल और बाहरी कोर, फिर आउटर कोर और इनर कोर। ये 5 डिसकंटिन्यूटी है। ठीक ना। अगर यह बात की जाए कि संपूर्ण पृथ्वी में, प्रश्न आता है कि संपूर्ण पृथ्वी में कुल सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व है? संपूर्ण पृथ्वी में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट है? कौन सा तत्व संपूर्ण पृथ्वी में कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा है? ठीक है, तो वो क्या है? लोहा। संपूर्ण पृथ्वी में सबसे ज़्यादा क्या है? लोहा है। ठीक। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या है? ऑक्सीजन है। बात समझ में आ रही है? संपूर्ण पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा क्या है? लोहा, और दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन। तीसरे नंबर पे सिलिका है। तीसरे नंबर पे क्या है? सिलिका। चौथे नंबर पे क्या है? मैग्नीशियम। और पांचवें नंबर पे क्या है? निकिल। लोहा की मात्रा कितनी है? 35%। ऑक्सीजन कितना है? 30%। सिलिका कितना है? 15%। ठीक, यहाँ पे याद रखिए। उसके बाद ये क्या है? ये क्या है? संपूर्ण पृथ्वी का, संपूर्ण पृथ्वी में तत्व। संपूर्ण पृथ्वी में तत्व सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व है? लोहा। उसके बाद कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन 30%, फिर सिलिका 15%, फिर मैग्नीशियम कितना है? बहुत कम है। उसके बाद निकिल है। ठीक ना। उसके बाद देखिए 3 आपको मुख्यतः याद रखना है। उसके बाद भूपर्पटी में, किसमें? भूपर्पटी में। ठीक ना।
भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा क्या है? ऑक्सीजन है। सबसे ज़्यादा क्या है? ऑक्सीजन, O2। उसके बाद क्या है? सिलिका है। फिर क्या है? तीसरे नंबर पे एल्यूमिनियम, Al, एल्यूमिनियम। फिर चौथे नंबर पे क्या है? लोहा, Fe। फिर पाँचवें नंबर पे क्या है? कैल्शियम, Ca। याद रख लेना, ठीक है। ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम, लोहा और कैल्शियम, ये पदार्थ। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिका है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर लोहा है, फिर कैल्शियम है। ये किस में है? भूपर्पटी में, क्रस्ट में, सिर्फ ऊपरी भाग में। जितने भी संपूर्ण खनिज निकाले जाते हैं वो क्रस्ट से ही निकाले जाते हैं, मेंटल से नहीं। किससे निकाले जाते हैं? क्रस्ट से। ठीक, बात समझ में आ रही कि नहीं? अच्छा, अगर बात की जाए कि जो महाद्वीपीय बेल्ट है, जो महाद्वीपीय बेल्ट है, ये महाद्वीपीय बेल्ट है, ये क्या है? महासागर है। ठीक, देखिए ये महाद्वीपों का भाग है और ऐसे ऐसे ये पानी भर गया। ठीक, तो ये क्या है? महासागर। और ये क्या है? महाद्वीप। ठीक ना? और वो महासागर है, ये पूरा क्या है? महासागर है। तो जो महाद्वीपीय बेल्ट है, महाद्वीपीय पेटी है, इसमें किस तत्व की प्रधानता है? महाद्वीपीय पेटी जो है ये जो है कि ग्रेनाइट चट्टानों से बनी हुई है। किस चट्टान से बनी है? ग्रेनाइट। ठीक ना? जो महाद्वीपीय बेल्ट है, ऊपरी लेयर, भूपर्पटी का जो ऊपरी परत है उसमें ग्रेनाइट चट्टानों की प्रमुखता है। इसका मतलब यह नहीं है कि इसमें सियाल और एल्युमिनियम नहीं है, ये तो है भाई। जो चट्टान मुख्यतः पाई जाती है महाद्वीपीय क्षेत्र में, वो कौन सी चट्टान होती है? ग्रेनाइट चट्टान की प्रमुखता है। और यह बेल्ट किससे बना? मतलब ऊपर ये क्या सियाल से बना हुआ है ना, बताया था। किससे बना है ये? सियाल से। तो सिलिका और एल्युमिनियम प्रधान तत्व हैं इसको बनाने में, लेकिन चट्टान मुख्यतः कौन सी पाई जाती है? ग्रेनाइट। ठीक ना? और जो महासागरीय पेटी है, महासागरीय पेटी में कौन सी चट्टान मुख्यतः पाई जाती है? बेसाल्ट। ठीक, कौन सी चट्टान मुख्यतः पाई जाती है? बेसाल्ट चट्टान मुख्यतः पाई जाती है। ठीक, ये किससे मिलकर बना हुआ है? ये सीमा का भाग है। किसका भाग है? सीमा का। सियाल और ये सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ है, लेकिन मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक, अच्छा, अब ये चीज़ क्यों बता रहे हैं? तो एक चीज़ उसके लिए समझना पड़ेगा। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, क्या होता है? जब किसी भी ज्वालामुखी का उद्गार होता है, ठीक है, थोड़ा सा इसको मिटा करके समझाते हैं। चट्टान पढ़ाएंगे, ठीक ना? हाँ, जब मुख्यतः ज्वालामुखी विस्फोट होता है, क्या विस्फोट होता है? ज्वालामुखी। ठीक, जब मुख्यतः ज्वालामुखी का उद्गार होता है, ठीक, तो जो पृथ्वी के अंदर से, ठीक है, क्या है? मैग्मा। अब मैग्मा जब बाहर आता है तो इसको क्या बोलते हैं? लावा। तो जो ग्रेनाइट चट्टान होती है वह किसी वजह से पृथ्वी, इसका ज्वालामुखी का छिद्र मुंह बंद होने से जो मैग्मा अंदर ही क्या होता है? जम जाता है। वह चट्टान कौन सी होती है? ग्रेनाइट होती है, अंदर ही जम गई। उसको फिर खुदाई करके निकाला जाता है तो ग्रेनाइट चट्टान निकलती है। और जब मैग्मा बाहर आके ऐसे ऐसे फैल जाता है तो ये चट्टान क्या होती है? बेसाल्ट चट्टान होती है। ठीक, लावा भाई, मैग्मा जब पिघला हुआ रहता है तो उसको ज्वालामुखी के अंदर उसको मैग्मा बोलते हैं। जब बाहर वो आ जाता है उसको लावा बोलते हैं। अंदर है तो मैग्मा बोला जाएगा, बाहर आ गया तो लावा बोला जाएगा। अब बाहर जो फैल गया वो बेसाल्ट चट्टान होगी।
और ये ग्रेनाइट चट्टान, ये दोनों ही आग्नेय चट्टान है। कौन सी चट्टान है? आग्नेय चट्टान है। जब चट्टान पढ़ाएंगे तो उसमें ये चीज़ बताएंगे। ये दोनों ही चट्टान आग्नेय हैं। आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं? ठीक है, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो बिल्कुल ही गलित अवस्था में होती है। सब कुछ इतना टेम्परेचर इनका ज़्यादा रहता है कि सब कुछ गला डालती हैं, ठीक ना। तो ये क्या होती है? आग्नेय चट्टानें होती हैं। ठीक, अब इसमें क्या है कि देखिए बेसाल्ट ऊपर आ गई ना, तो ऊपर तो जो महाद्वीप है हम उसको ग्रेनाइट चट्टान का मुख्यतः बता रहे हैं, और जो ग्रेनाइट नीचे जम गया वो इसमें आ रहा है महाद्वीप में, और बेसाल्ट महासागर में आ रहा है। ठीक, तो जब ज्वालामुखी उद्गार होने लगा पृथ्वी के बनने के बाद, उस दौरान जो भी घटनाएं घटी उसके हिसाब से ये सारी चीज़ों का निर्माण हुआ है और इस तरीके से बना है। समझ गए? यही डिफरेंस क्या करना है, समझना, याद रखना है कि ऐसे नहीं ऐसे है। ठीक, तो ये रहा इतना।